माहिरा, अभी क्यों? नहीं देखिए, बात बुनियादी तौर पे ये है कि फवाद खान एक ऐसे वक्त गए थे जब बॉर्डर पे टेंशन नहीं थी। उस वक्त लोग वेलकमिंग भी थे, उस वक्त लोग चाहते भी थे, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी अच्छे थे, इस वजह से वो टेंशन नहीं हुई। बट राफे, टेंशन एंड फ्रिक्शन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से रहा है। When have they been friends? नहीं देखें, फ्रेंड्स हो या ना हो, कभी ये जो पॉलिटिकल टेंशन है आपके आर्टिस्ट को इस तरह नहीं हिट करती थी। आर्टिस्ट अपनी जगह रहते थे, आर्टिस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देते थे जो इस दफा दिए इंडियन आर्टिस्ट ने इतने सारे। तो मेरे ख्याल से फवाद और माहिरा इन दोनों को आपस में कंपेयर करना बड़ा अनजस्ट है, नहीं कर सकते। लेकिन अनजस्ट कैसे है? They both started together, दोनों जा चुके हैं, both have got amazing platforms, दोनों को इतना अच्छे डायरेक्टर्स, इतने अच्छी फिल्म्स मिले हैं। नहीं देखिए, बात सिर्फ ये है टाइमिंग की। आप जितना कह लें कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात तो हमेशा रहता है, फ्रिक्शन दोनों के दरमियान रहता है, लेकिन एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आता है व्हेन इट हिट्स दी आर्टिस्ट। इससे पहले क्या होता है, आर्टिस्ट आते रहते हैं, आर्टिस्ट पीस के एम्बेसडर होते हैं कि नहीं जी हम आएंगे, हमारे कारा फिल्म फेस्टिवल में इतने इंडियन आर्टिस्ट आए, अजय देवगन आए, जो कि खुद इस वक्त इतने एंटी पाकिस्तान बयानात दे रहे हैं। तो देखिए, जब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज होगा, 2-3 साल पहले मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ये एटमॉस्फेयर नहीं था, जब खूबसूरत है ये एटमॉस्फेयर नहीं था। 2 मिनट राफे। बाय द वे, मैं हूं उम्मिया शाहिद और ये है राफे महमूद और आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न। तो रईस के बारे में बताइए, ये रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस में कैसा करी है? देखिए, इसने इंडिया में तो अनएक्सपेक्टेडली कोई बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं किया, लेकिन अच्छा बिजनेस किया। लोग कह रहे हैं इसको कि जी शाहरुख खान की बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत जबरदस्त इसने बिजनेस किया है। So ये हिट हुई है? पर मुझे नहीं, हिट तो अभी आप इसको कह सकते हैं कि हिट, इट्स नॉट अ सुपर हिट येट। पर मुझे लगता है कि अगर एक शाहरुख खान की फिल्म 2-3 दिन में 40-50 करोड़ करती है तो इतनी कोई अचीवमेंट नहीं है। मुझे हमेशा से लगता है कि मेरे ख्याल से शाहरुख खान ने जो खुद कहा था वो चीज अब सामने ट्रू होती हुई नजर आ रही है कि मैं सलमान खान को बीट नहीं कर सकता। और वो आपको रईस के साथ नजर आ रहा है कि हाँ, बज़ाहिर उनकी फिल्म ने कुछ ज्यादा अच्छे नंबर्स किए, बट इट इज नॉट समथिंग यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ शाहरुख खान फिल्म। शाहरुख खान मेंट नंबर्स। जो आपके 3 खान थे बॉलीवुड के, उनमें से आखिरी खान मुझे बहुत फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस। तो आप कह रहे हैं कि माहिरा के होने से मूवी में उसको कोई पुश नहीं मिला? नहीं, मुझे लगता है कि जो पुश मिला है वो माहिरा की वजह से मिला है। अगर माहिरा नहीं होती, ना माहिरा इसके अंदर कास्ट होती, ना वो इंडिया पाकिस्तान कंट्रोवर्सी होती, ना बीजेपी हमारे एक्टर्स को थ्रेट देता, ना वो बैन होता, तो वो इतनी जो बड़ी हाइप मिली है इस फिल्म को, वो कभी नहीं मिलती। ये तो एक्चुअली इस कंट्रोवर्सी ने माहिरा के भी फेवर में काम किया है और शाहरुख खान के भी फेवर में काम किया है, बिकॉज जाते जाते शाहरुख खान मुझे लगता है कि वाहिद एक ऐसी फिल्म दे गए जो शायद लोगों को इतनी याद रही है। लेकिन हाइप के बावजूद सुपरहिट तो नहीं हुई। सुपरहिट नहीं हुई। देखिए, आप समझें, ऑडियंस के डायनामिक्स चेंज हो गए। शाहरुख खान इज नो लॉन्गर द कुछ होता है वाला शाहरुख खान। शाहरुख खान ने तो अपनी एजिंग उसी वक्त एडमिट कर ली थी जब उन्होंने स्वादेश और चक दे इंडिया जैसी फिल्में की थी। उसके बाद इट हैज बीन अ डाउनहिल जर्नी फॉर हिम। मतलब आप देखें, इस साल उन्होंने फैन की, बहुत अच्छी फिल्म, सबने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस को सराहा, बॉक्स ऑफिस नंबर्स कुछ भी नहीं। डियर जिंदगी, आलिया भट्ट, सब कुछ नहीं, नॉट एंटरिंग दोस 200 करोड़ और वो वाली चीजें जो है ना, 100 करोड़ में तो बहुत फिल्में आ जाती हैं। अक्षय कुमार ने इतनी फिल्में दी हैं, तो वो खान्स का जो राज है, मेरे ख्याल से उसमें से शाहरुख खान फेड आउट हो रहे हैं। और अगर माहिरा नहीं होती इसमें, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ जितना बिजनेस किया है, इसका हाफ बिजनेस किया होता है उस फिल्म ने। आई थिंक आप शाहरुख खान को बहुत ज्यादा अंडररेट कर रहे हैं अभी। नहीं, अंडररेट, देखिए बॉक्स ऑफिस इंडिया जैसी इंडिया या बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है ना, वो सिर्फ नंबर्स पे चलती है। मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ स्वादेश का, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म। मैं पर्सनली चक दे इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। और फिर हुमायूं सईद ने जो मैं हूँ शाहिद आफरीदी में किया, उसके बाद थोड़ी सी इंसल्ट सी लगती है, मैं हूँ शाहिद आफरीदी चक दे इंडिया को, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन आप याद रखिए, बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री नंबर्स पे चलती है। अगर शाहरुख खान नंबर्स नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जाते जाते शाहरुख खान ने बस वो लास्ट उनको एक रे ऑफ होप मिले, एंड दैट इज अ लॉट टू डू विद माहिरा। आप माने या ना माने, आपकी इंडियन ऑडियंस पागल है पाकिस्तानी ड्रामों के पीछे। हाँ, लेकिन उन ड्रामों के बावजूद
क्रिटिक्स ने माहिरा को इतना बैश क्यों किया? देखिए ये तो एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और मैं लेकिन हुआ तो है। नहीं बिल्कुल है और मुझे बहुत अफसोस होता है और इनफैक्ट बहुत सारे क्रिटिक्स ने तो बदतमीजी की हद तक उनको बैश किया है मुख्तलिफ रिव्यूज के अंदर। और मुझे लगता है कि जब आर्ट हो, क्रिटिक्स हो, कल्चरल एनालिस्ट्स हो, इनको पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। और उनके इंडस्ट्री के क्रिटिक्स मतलब सही है 4 लोगों ने उनकी खूबसूरती की तारीफ कर दी बट दैट इज नॉट इट। एक पहली दफा मतलब फवाद खान भी थे लेकिन ए लिस्टर पाकिस्तानी एक्ट्रेस गई जिनका कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम है और उसके बाद आपको लगता है कि उनको मार्जिनलाइज किया हुआ है रिव्यूज के अंदर, पब्लिसिटी के अंदर कि भाई खामोशी से आपने ट्रेलर रिलीज कर दिया कि जी जालिमा बहुत अच्छा गाना है, कोई उसके बारे में कुछ कह नहीं रहा। इससे आपको अंदाजा होता है कि शाहरुख खान खुद और बॉलीवुड खुद कितनी अपनी एस्टेब्लिशमेंट से डरे हुए हैं। बट राफे कैसे करते? पूरा पॉलिटिकल डिलेमा बिग बना हुआ है आपका, बिल्कुल। तो आप कैसे, मतलब करण जौहर को आप ले लीजिए, करण जौहर ने बाकायदा बोला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शारमीन ओबैद चुनॉय से दैट कि वी लव फवाद लेकिन उनको एक और प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। देखिए करण जौहर ने तो ये एडमिट भी कर लिया है कि मैं उस साइलेंट माइनॉरिटी का हिस्सा हूँ जिसकी आवाज दबी हुई है, जो स्टेटस को का हिस्सा बन जाती है। तो करण जौहर की मैं एटलीस्ट इस चीज पे रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने बता दिया कि भाई मैं बहुत सख्त प्रेशर में था जब मैंने फवाद वाला डिसीजन लिया, जब मैंने ऐदिल है मुश्किल रिलीज की और मैं दोबारा इस पूरी सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहता। तो उन्होंने तो एडमिट कर लिया है और ये आपको पता चलता है कि आर्टिस्ट विद टाइम इंडिया में कितना सफोकेट हो रहा है। अब विद अ कंट्री दैट हैज सच ए सेक्युलर हिस्ट्री बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और मैं कोई फ्यूचर में कोई इंटरेस्टिंग चीज, अच्छी चीज होते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, अच्छी चीजों के बारे में बात करते हुए लेट्स टॉक अबाउट हमारे जो अपने होम ग्रोन स्टार्स हैं, अली जफर और शान। उनका जो काफी दिनों से फ्रिक्शन उनका था, जैसे पाकिस्तान में इंडिया का था, लड़ाई जो थी वो अब कुछ सही होती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नया चैप्टर होगा क्योंकि अब 1-2 साल पहले की बात है कि एक अवार्ड शो में शान ने एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह हम एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स की बात कर रहे थे, उन्होंने अवार्ड शो पे जाके कहा कि जितने ये पाकिस्तानी एक्टर्स जो बाहर जाते हैं दे आर चीप सेल आउट्स, इनको चाहिए कि अपने मुल्क का फख्र, अब मुल्क की बका का ख्याल रखें, हर चीज का ख्याल रखें। और शान ये स्टेटमेंट्स देते आ रहे थे। एक सेकेंड, बट मुझे एक सवाल पूछना है, हैज शान एवर बीन ऑफर्ड अ बॉलीवुड फिल्म? कभी उन्हें बॉलीवुड फिल्म कभी ऑफर हुई है कि नहीं? देखिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। शान का जो खुद ऑन द रिकॉर्ड कहना है वो ये है कि उनको गजनी फिल्म के अंदर जो नेगेटिव रोल था वो करने की ऑफर हुई थी। अच्छा। जो कि टेक्निकली गजनी का रोल था, द विलन, वो उनको करने की ऑफर हुई थी और उन्होंने ये ऑन द रिकॉर्ड कहा हुआ है कि मैंने इस वजह से उस फिल्म को ना किया क्योंकि एंड में आमिर खान एक इंडियन, शान जो एक पाकिस्तानी है उसको मारता और जो मेरी ऑडियंस है उसको एक ऐसा इमेज जाता है जैसे एक इंडियन पाकिस्तानी को मारता। अच्छा, 1 सेकेंड, हम लोग शान और अली जफर के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड यू आर वाचिंग पॉपकॉर्न। हेलो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं और राफी से अब हम शान के बारे में और इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। राफी, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ गजनी उनको ऑफर हुई थी और वो भी आप श्योर नहीं है? नहीं, देखिए ये वो है जो शान ऑन द रिकॉर्ड एडमिट करते हैं कि हमें हुई थी। जो इंडस्ट्री का बहुत मेजर रूमर है, मैं रूमर इस वजह से कहूंगा क्योंकि शान ने कभी खुद एडमिट नहीं किया, वो ये है कि शान ने बड़ी कोशिश की बॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स लेने की। जी, उन्होंने मुख्तलिफ एजेंट से राब्ते भी किए, उन्होंने बहुत रेलेवेंट होने की कोशिश भी की लेकिन अपेरेंटली उनको कोई काम नहीं मिला। बट ही हैज अ प्रॉब्लम कि अली जफर या कोई हमारे स्टार्स अक्रॉस द बॉर्डर जाके काम ना करें। नहीं, यही तो शान की हिपोक्रेसी है जो सामने आती है। पहले वो इस चीज से शुरू करते हैं कि जी हमारा सिनेमा जो है वो बिल्कुल अलग है और हमें बॉलीवुड से बढ़ के सोचना चाहिए, हमें अपनी मुल्क की साख का सोचना चाहिए। फिर एट द सेम टाइम जब उनको ज्यादा पुश किया जाता है कि भाई आप एक इंडियन फिल्म का रीमेक क्यों बना रहे हैं, तो कहते नहीं मैं तो यही। एक सेकंड राफे, वो इंडियन फिल्म का रीमेक बना रहे हैं? जी बिल्कुल, वो महेश भट्ट की बहुत अच्छी फिल्म अर्थ का रीमेक कर रहे हैं एज अर्थ 2। Really? जी, जिसको वो खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं, जिसके अंदर वो खुद काम भी कर रहे हैं।
तो जब से वो अर्थ 2 सामने आई है तो मुझे थोड़े से शान अब फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आते हैं। अच्छा। वो आप कहते हैं कि नहीं जी मेरा ये तो ऑब्जेक्शन नहीं था कि आप इंडिया जाके काम नहीं करें, मैं तो कहता हूँ काम करें तो कोई ए लिस्टर वाला काम करें, कोई प्राइड वाला काम करें। अच्छा। विच इज क्वाइट ऑपोजिट टू व्हाट शान यूज्ड टू से। तो इज दैट द रीजन कि अब वो अली जफर और शान की दोस्ती हो रही है? मेरे ख्याल से द रीजन इज मोर देन दैट। मुझे लगता है शान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंडस्ट्री से फेड आउट हो रहे हैं। शान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। रियली? क्योंकि अब जितने नए फेसेस आ रहे हैं वो आपको बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स दे रहे हैं यार। गॉन आर द डेज के वार आई, उसने 20 करोड़ कर लिया, आपको जवानी फिर नहीं आनी 40-45 करोड़ करके चली गई। आई नो, बट शान की रेपुटेशन तो आप देखिए। नहीं देखिए, शान की रेपुटेशन नहीं, वेटरन अपनी जगह, लेकिन क्या जॉन ट्रेवोल्टा को आज के लोग ज़ैक एफ्रॉन के आगे प्रेफर करेंगे? नहीं करेंगे। बैड कंपैरिजन राफी। नो, बट दैट इज इट। ही वाज मतलब अपनी जगह के बायगॉन्स हैं, ये लोग बायगॉन्स हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने वार के अंदर, लेकिन उनको एडमिट कर लेना चाहिए कि मतलब नए लोगों को आगे आने दें, जवानों के साथ अपना काम करना शुरू करें। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो अब आपको लगता है कि अगर इंशाल्लाह कभी हालात इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ठीक हो गए और अली जफर को फिर से बॉलीवुड का रास्ता नजर आया, तो शान विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शान बेचारे, मुझे बड़ा अफसोस होता है शान के ऊपर कि उन्होंने अपनी पूरी एक एम्पायर क्रिएट की बेस्ड ऑन द नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट। फिर उसके बाद ये हुआ कि उनका अली जफर वाला क्लैश हो गया, उनको अंदाजा नहीं था अली जफर उनको कन्फ्रंट कर लेंगे, और अब वो ऐसी पोजीशन में एक इंडियन फिल्म का रीमेक आ रहा है, अली जफर और दीगर नए आर्टिस्ट, फहद मुस्तफा ले लें आप, बिलाल अशरफ आप ले लें, ये सब आगे बढ़ रहे हैं और बॉक्स ऑफिस में नंबर्स दे रहे हैं। तो शान हैज नो चॉइस। आई थिंक ये ह्यूमिलिटी से ज्यादा ये उनके एक एग्जिस्टेंशियल डिलेमा का सवाल है कि भाई मैं सरवाइव कैसे करूंगा इन नए बच्चों के आगे, क्योंकि अगर मैं इन लोगों से नफरत करता रहा तो ये लोग तो मुझे गुरु भी नहीं मानेंगे। तो वो लिटरली, तो ही हैज टू प्ले दिस कार्ड, अदरवाइज शान का करियर एंड होता हुआ आपको नजर। आई थिंक मेरे ओपिनियन में आप गलत हैं, क्योंकि शान का करियर जो है, ही नीड्स मोर फिल्म्स। क्या पता अर्थ 2 550 फिल्मों के बाद भी आपको मजीद फिल्में चाहिए। नहीं तो क्या पता 10 ऐसी हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। क्या पता अर्थ 2 विल बी हिज। नो, आई डोंट थिंक सो। देखो, मुझे सिर्फ ये होता है कि शान ने अपने आप को इतना माचो मैन और सोल्जर के रोल में ले आए हैं शान, कि आई डाउट कि लोग उनको एज अ रोमांटिक हीरो सीरियसली लेंगे। क्यों नहीं? ये एक मेरी थोड़ी सी मेरी एक रिजर्वेशन है अर्थ 2 के ऊपर, कि एक तो उस अर्थ 2 के अंदर है मोहिब मिर्जा, वो जिस फिल्म में गए हैं वो फिल्म फ्लॉप हुई है। ठीक है ना? हुमायूं सईद थे पहले कुछ। Are you saying that he's like a bad luck charm? Yeah, he has been a bad luck for himself. None of the films he worked in got the numbers, got एक जोश थी जिसमें थोड़ा बहुत वो हुआ, otherwise बचाना was a flop. Every other film that he, then वो जवाद की उन्होंने एक फिल्म की थी, even that was a flop. No, but you know, अब बात आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। What happened to संजय लीला भंसाली? राफी, what happened? क्या हुआ उन्हें? नहीं, वो कुछ किसी सेना के कुछ लोग थे, वो उनके जयपुर में वो अपनी फिल्म पद्मावती की शूट कर रहे थे। और मजेदार बात यह कि एक दिन पहले उन्होंने उस सेट को पूरे किले में कन्वर्ट कर दिया था, और इतने स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स थे कि इवन रणवीर सिंह और दीपिका को अपने सेल फोन्स ले जाने की इजाजत नहीं थी। Oh my God. और उसके बाद एक सेना के कुछ वर्कर्स, 5 लोग घुस गए सेट के अंदर, और उन्होंने संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारा कुछ लोगों ने, और फिर बहुत सारे लोगों ने इक्विपमेंट और कैमरा इक्विपमेंट तोड़ा वहां जाके। जिसके बाद से बॉलीवुड में सब आर्टिस्ट बड़े हिरासा हो गए, बड़े परेशान हो गए कि हाउ डू वी कोप विद दिस। लेकिन ये हुआ क्यों राफे? भाई देखिए, बुनियादी तौर पे इस वजह से हुआ कि पद्मावती जो स्टोरी है वो इनके सो कॉल्ड एक कुछ हिस्टोरिक, एक पद्मनी का कैरेक्टर था, बिल्कुल खिलजी का कैरेक्टर था, कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड पद्मिनी ने रिफ्यूज कर दिया। बिल्कुल वो कॉन्कर करने इसलिए आए थे क्योंकि वो पद्मनी के हुस्न में गुम हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे इससे शादी करनी है, और पद्मनी वाज ऑलरेडी मैरिड। तो कहानी असल में ये, और बड़ी मजेदार बात ये है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस चीज पे कि इसके अंदर एक खिलजी और पद्मनी, जो कि रणवीर सिंह और दीपिका प्ले कर रहे हैं, इनका एक ड्रीम सीक्वेंस है, ठीक है, जो जरा सा रोमांटिक है, और उन्होंने कहा ये बड़ा डिबेटेबल है और इस ड्रीम सीक्वेंस को निकाला जाए। लेकिन उनको पता कैसे चला अबाउट दिस ड्रीम? नहीं, अब देखिए वो जो कुछ भी है, क्योंकि पहली चीज ये कि पद्मावती जो फिल्म है ये खुद एक नज्म के ऊपर बेस्ड है। अच्छा। ये एक पोएम के ऊपर बेस्ड है जो 16th सेंचुरी में लिखी गई थी। मोहम्मद सुरयासी साहब थे, उन्होंने ये नज्म लिखी थी। और इंटरेस्टिंगली इनफ
बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी डिबेट करते हैं कि पद्मनी का कैरेक्टर एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता, हाँ, क्योंकि उसको इतना रोमांटिसाइज करके उस कहानी में लिखा गया है। बट राफी जब ही देयर वाज अ थिएट्रिकल वर्जन ऑफ दिस ना, जो पेरिस में प्ले हुआ था, उसमें कोई इशू नहीं तो उसमें कोई रिवोल्ट्स नहीं हुए, कोई रिवोल्ट्स नहीं हुए, किसी को आधे लोगों को पता भी नहीं है कि वो पहले पेरिस में स्टेज हो चुका है एज अ थिएट्रिकल। बट राफी संजय ने कोई अपने कोई रिपोर्ट्स में या कोई अपनी ट्विटर पे या कुछ अपनी लाइक ही हैजंट स्पोकन फॉर हिमसेल्फ, कुछ बोला नहीं है। देखिए ये बड़ी ऐसी सिचुएशन है जिसमें करण जौहर आ गए थे ऐदिल मुश्किल के मामले में। वहाँ इतना प्रॉब्लम इसलिए था कि फवाद खान वाज अ पाकिस्तानी एक्टर। यहाँ पे वही एक्सट्रीमिस्ट एक और वजह से आपको अटैक कर रहे हैं। तो जो ऑफिशियल संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन कंपनी का वो यही है कि हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और हम ये कहना चाहते हैं कि जयपुर के लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी फिल्म होगी, और जब ये फिल्म बनेगी लोग इसको देख के बहुत खुश होंगे। बट फॉर नाउ उन्होंने अपना सेट उतार लिया है। यस, उन्होंने सेट की चीजें उतार ली एंड द कास्ट एंड क्रू हैज मूव्ड आउट ऑफ जयपुर। हमारे यहाँ पे तो बस थिएटर्स जला दिए, सिनेमा जला दिए। नहीं, देखिए ऐसे ही करते हैं। देखिए अब आप किसको कंपेयर कर रही हैं? हमारे यहाँ तो मतलब हमें तो पाकिस्तान को तो लेबल कर दिया ना, एक एक्सट्रीमिस्ट देश है, एक शिद्दत पसंद मुल्क। एंड इट्स सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया जिसकी इतनी सेक्युलर हिस्ट्री है, जहाँ इतने मुख्तलिफ रंग, नस्ल और मजहब के लोग पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ ये रिजेंटमेंट हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और सब फिल्म मेकर्स को अब रिकंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अचानक यहाँ पे जब मालिक बैन हुई थी तो सब फिल्म मेकर्स ने कहा कि जामी और ये सब परेशान थे कि यार अब तो हम कुछ भी लिखेंगे तो सेंसर बोर्ड वो कर सकते हैं। तो अब तो ये है कि आप कोई भी कहानी बनाएं, अगर किसी प्रोटेस्टर को अच्छी नहीं लग रही वो चीज, वो आएगा आपके सेट के कैमरा हटाएगा, आपको थप्पड़ मार के चला जाएगा। अच्छा, प्रोटेस्टर्स की अब बात हो ही रही है तो जाहिर है हम ट्रम्प की बात करेंगे, बट लेट्स टेक अ ब्रेक फर्स्ट। खूब सारी ट्रम्प और हॉलीवुड की बातें करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न, और बात हो रही थी ट्रम्प पे, प्रोटेस्टर्स। यस, गो ऑन राफे। वेरी आफ्टर ये ट्रम्प ने जो अपना मुस्लिम कंट्रीज पे बैन लगाया, केसेस इराक, ईरान, सूडान और चंद और ममालिक के लोग नहीं आ सकते, उसके बाद से हॉलीवुड ने बड़ा ही एक एक्सट्रीम किस्म का प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया। और so many of them, और सबने अपनी फॉर्म में किसी न किसी तरीके से इस चीज को अपोज करने की कोशिश की है, इस चीज को डिटेस्ट करने की कोशिश की है कि नहीं भाई नहीं, हमें इस तरह का डिवीजन, हम मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं है। इनफैक्ट एश्टन कचर ने तो अपनी स्पीच में आके कह दिया कि भाई जो लोग एयरपोर्ट में हैं वो हमारे सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है। And Rafi, not just actors, models, Gigi Hadid, Bella Hadid, they're all on the streets. Yes, और इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलती है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के डायनामिक्स कितने डिफरेंट हैं। बहुत ज्यादा। हॉलीवुड में आपको एग्जैक्टली एक ट्रम्प बहुत एक्सट्रीम लीडर आपके सामने आया। राफी, जो डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स में है वो इंडिया में कहाँ से हो? नहीं, जहाँ भी हो, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्टिस्ट एक इतनी हैवी एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद हॉलीवुड में अपने फेलो आर्टिस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट की सिचुएशन में कोई इंडियन आर्टिस्ट नहीं खड़ा हुआ। एक ओमपुरी खड़े हुए थे, उनको भी 2 दिन के बाद अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। दिस टेल्स यू सो मच कि व्हाट हॉलीवुड एक्टर्स आर मेड ऑफ एंड व्हाट बॉलीवुड एक्टर्स। बट राफी, बॉलीवुड का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में there's so much, like, you know, the freedom is less. नहीं, and in Hollywood there's more freedom of speech ना। नहीं, there you go। इसका मतलब ये कि हमारे लोगों को ये जानने की जरूरत है, जो फॉरेन हमारे आर्टिस्ट कुछ भी कह दें, वो क्रॉस बॉर्डर बॉलीवुड से जाके बात के सर कंपेयर करने लगते हैं। देखिए, इंडिया में होते तो ये नहीं होता, इंडिया में होते तो ये नहीं होता। तो हमारे ऑडियंस के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया इज नॉट व्हाट कम्स ऑन कॉफी विद करण। That is a very small part of India. And that's a nice part of India. एक बहुत अच्छा पार्ट है इंडिया का, लेकिन बॉलीवुड इंडिया नहीं है। इंडिया इज वे बियॉन्ड दैट, और इंडिया में हमसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। उनको कोई ट्रिगर करने वाला चाहिए था, और वो मोदी की शक्ल में। Talking about trigger, Rafe, ऋतिक एंड सुजैन जो हैं, are they bearing the hatchet? क्या हो रहा है उनके बीच में? भाई, मुझे बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इन्होंने कुछ अर्से पहले अपनी सेपरेशन कॉल की ड्यू टू इनरिकंसिलेबल डिफरेंसेस। बिल्कुल। हमने कहा हमारे निजी ताल्लुकात बहुत खराब हो रहे हैं, और हमारे बच्चों के
बेस्ट इंटरेस्ट में यही है। सुजैन मूव्ड आउट विद द चिल्ड्रन। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ऋतिक कंगना रनौत वाली कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा फंस गए। लेकिन अब इन द पास्ट फ्यू वीक्स दोनों साथ मिल बैठ भी रहे हैं, पार्टीज में साथ जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी। बट राफी मुझे तो ये ज्यादा पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है। पब्लिसिटी स्टंट क्यों? अरे काबिल आ रही है। काबिल तो आ गई ना। काबिल जैसी फिल्म को कोई पब्लिसिटी स्टंट भी नहीं सेव कर सकता। आपको ये बता। नहीं बट राफी इमेजिन आप एक एक्टर हैं, आपका करियर फेड हो रहा है। ऋतिक सैडली ऑल्दो ही इज टैलेंटेड, उनका करियर फेड हो रहा है। बिल्कुल। तो उनको सुजैन अपनी बिकॉज़ शी हैज अ ब्रांड ऑफ हरसेल्फ, तो वो उसको यूज करके शायद नंबर्स अपने बढ़वा रहे हैं। आई डिसएग्री विद यू। एक तो पहली चीज ये कि ऋतिक सुजैन यस दे आर अ पावर कपल, लेकिन बॉलीवुड से दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं। सुजैन एक्ट्रेस नहीं है, इन दोनों की कॉन्ट्रोवर्सी नॉट लाइक मलाइका एंड अरबाज कि जिनकी कॉन्ट्रोवर्सी एक्चुअली सेल हो सके। मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं एक बेसिक किस्म के फैमिली फ्यूड के अंदर। अगर एक शौहर अपनी बीवी के साथ पैचअप करना चाह रहे हैं, उसमें हम क्यों नहीं करने देंगे? नहीं, हम क्यों जाए इतना? वो बेचारा कंगना रनौत के इशू में पहले फंस गया। वो कहने लगी कि दोज वर माय वर्स्ट नाइट्स, मैं बड़ा रोई इस चक्कर में। तो मुझे लगता है कि पहले ऋतिक रोशन के साथ मोइंजोदाड़ो ने कम नहीं किया, जो इतनी बुरी और इतनी सरप्राइजिंगली बैड फिल्म आई। और अब जब अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनको कंट्रोवर्सी। थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट ही है। नहीं, वो जब नंबर्स नहीं है काबिल के बॉक्स ऑफिस पे, तो मेरे ख्याल से नथिंग नॉट, वो दोनों सारे रोशंस मिलके भी इस फिल्म को नहीं सेव कर सकते। अच्छा, रोशंस को अब छोड़ते हैं, अब रोशनी डालते हैं मौला जट पे। तो फवाद खान बैक टू पाकिस्तान, नो करण जौहर, नो बॉलीवुड, क्या हो रहा है यहाँ पे मौला जट? भाई बिलाल लाशारी अपनी $multi-million प्रोडक्शन ऑफ मौला जट बना रहे हैं, जिसके अंदर फवाद खान एज मौला जट कास्ट हुए हैं और सरप्राइजिंगली हमजा अली अब्बासी एज नूरी नथ। So he's the villain. Yes, he is the villain. और नूरी नथ की हमेशा से बात ये थी कि वो बड़ा सटल था। वो बड़ा मेलो किस्म का विलन था कि वो आउट इतना डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो जिसको लिटरली आप कहते हैं ना आउट देयर, बहुत एंग्री किस्म का मिडिल एज आदमी, दैट वाज सुल्तान राही, दैट वाज मौला जट। अच्छा। एंड फवाद इज प्लेइंग द ऑपोजिट। बज़ाहिर हमें लगता था कि शायद हमजा अली अब्बासी उस रोल में, बिकॉज वो लाउड हैं, वो बड़े आउटस्पोकन हैं, उनकी इंडस्ट्री में भी पर्सनैलिटी बड़ी सुल्तान राही वाली है कि मैं आ जाऊंगा, मैं स्टेटमेंट दूंगा, मैं बैन हो जाऊंगा, फिर मैं आ जाऊंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाली चीज थी उनकी। बट ऑन द अदर हैंड फवाद खान, तो मुझे लगता है कि इट बी इंटरेस्टिंग। बट डू यू थिंक कि फवाद को अब ज्यादा अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है, कंसिडरिंग कि अब वो इंडिया नहीं जा सकते? अच्छा, मुझे बताइए क्या प्रूव करने की जरूरत? तो मेरे ख्याल से फवाद खान को इस कंट्रोवर्सी ने जितना बड़ा हीरो बनाया है, वो वैसे ही बहुत टैलेंटेड थे। तो आई थिंक वो अपने कैरियर के इस वक्त पीक पे हैं। जी। अब या तो वो बहुत रेलेवेंट होने की कोशिश में ये कर सकते हैं कि मैं सारे एड्स कर लूं, मैं सारी फिल्में कर लूं, या ही कैन वेट अ लिटिल मोर एंड चूज द प्रोजेक्ट्स वाइजली। तो मुझे ये लग रहा है कि मौला जट इज अ वेरी वाइज चॉइस फॉर फवाद। कि अगर वो आई थिंक सो। बट व्हाट इफ फवाद वाज प्लेइंग नूरी नथ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर आपको फवाद ईपी वाला फवाद याद हो, एंटिटी पैराडाइम, जो इनका अहमद अली भट्ट के साथ बैंड था, उनके लाइव शोज में आप जाए, फवाद वाज अ ट्रू रॉकर, एक प्रॉपर रॉक वोकलिस्ट थे। और जब वो स्टेज पे चढ़ते थे, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम हिज लुक्स, जिसके पीछे लड़कियां पहले भी क्रेजी थी और अब भी क्रेजी हैं, बट द वे ही यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेज, वाओ। तो मुझे तो ये लगता है कि बिलाल लाशारी, क्योंकि वो फवाद को इतने अरसे से भी जानते हैं, वो उनके अंदर का जो सही एंगर है ना, उनके अंदर की जज्बा, वो बाहर निकाल देंगे। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फवाद। सो राफी, आई हैव हर्ड कि बहुत फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है फवाद का। इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू। इनफैक्ट लॉस एंजलिस से एक एक्शन ट्रेनिंग और एक्शन कोरियोग्राफी की टीम आई हुई है लाहौर, जो हमजा और फवाद को ट्रांसफॉर्म कर रही है फॉर द रोल्स। और ये दोनों इससे पहले LA गई भी थी अपनी ट्रेनिंग का फर्स्ट सेशन लेने के लिए। अच्छा, बच्चियों बहुत हो गया मौला जट। अब बारी है एक सरप्राइज की, लेकिन दैट सरप्राइज विल कम आफ्टर द ब्रेक। थिंक अबाउट अपकमिंग मूवीज। हेलो गाइस, वी आर बैक एट पॉपकॉर्न और अब बारी आ गई है उस सरप्राइज को खोलने की, एंड राफी विल बी कटिंग द रिबन। सो वी आर हियर विथ द एक्टर्स
of Balu Mahi, which I always confuse with Balu Shahi. It's a great mithai. But Usman Butt is here, Annie Jafri Rahman is here, and The star cast. On your first show, congratulations, guys. Thank you. Thank you. Yeah, so you guys are special. आप लोग हमारे first guests. I feel really privileged. Yeah. And so is your film to have a cast like you guys. And Oh, such praise from Mr. Rafe Mahmood. Right? I'm going to commit this to memory. you have to. You have to. Yes. But we're all excited about your film, and it's Annie's formal debut. Although she made a guest appearance in Main Hoon Shahid Afridi, but it wasn't like a film, and you've been writing films. It was a film. No, but it wasn't more of like a lead character. And it was for the boys, not Yeah, cricket ki thi. cricket It was ki all thi about wo. the boys. अच्छा तो ये मूवी जो है वो डायरेक्टेड बाय हाइसम हुसैन तो हमें बताइए फिल्म के बारे में The film is actually a madcap, very entertaining. जैसे आप कहते हैं ना पैसा वसूल entertainer. अच्छा. Because it has all the ingredients that make for a very like a good time at the cinema and a good cinema experience. I mean, it has humor, it has heart. It's about these two polar opposite characters. अच्छा. My character basically Bilal Malik, who his dadi lovingly refers to as Balu because he belongs from Lahore. So the mystery is You're revealed. Balu. Yes. Okay. Unveiled. His romances, the way he tackles romances in a very subtle manner. So it's not about love at first sight with these two characters. It's actually hate at first sight. But your टीवी का बैगेज तो होगा. टीवी पे दोनों काम करते रहे हैं. टीवी की ऑडियंस भी एक है. तो वो टीवी का बैगेज कितना है कि उन कैरेक्टर्स को टीवी के कैरेक्टर से एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस की. और फिल्म पे इट्स वेरी डिफरेंट. तो क्या है हुआ? What do you have to say to your TV viewers? How will it be different? पाकिस्तानी सिनेमा की जो एक बहुत बड़ा कंप्लेंट आता है और क्रिटिसिज्म आता है हमारे व्यूअर्स की तरफ से खास तौर पे इसके फिल्म नहीं लगती. वो कहते हैं कि हम बड़ी स्क्रीन पर जाकर क्यों एक ड्राइंग रूम मेलोड्रामा देखें जब हम अपने टीवी स्क्रीन पे मुफ्त का देख सकते हैं. सो बालू माही जो है वो एक जैसे कहते हैं ना अवामी पैसा वसूल फिल्म, पॉपकॉर्न एंटरटेनर जिसे कहते हैं, हैव अ ग्रेट टाइम एट द सिनेमा. तो उस तरह की मूवी है. ऑफ कोर्स फिल्म में एक सोशल मैसेज भी है जो कि आनी जाफी आपको बेहतर उसके बारे में बता सकेंगे. बिल्कुल, बिकॉज उनके कैरेक्टर से स्पेसिफिकली डील करता है ये माही जहांगीर के कैरेक्टर से. तो दो पोलर ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं. बिलाल मलिक जो है वो लंदन रिटर्न है, ठुकराया हुआ आशिक है एक अदर शरीफ सा पप्पू सा स्वीट सा एक बंदा है जो लंदन से आता है. तो वहां पर आता है वो जिस तरह आप फिल्मों में भी देखते हैं, बड़ी अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा एक फिल्मी चीज कर रहा होता है कि अपनी माशूका के शादी हॉल पे जाकर, उनकी शादी किसी और से हो रही होती है, और जाकर एक बहुत प्रोक्लेमेशन ऑफ लव जिसे कहते हैं वो करता है. अच्छा. और जब घूंघट उठता है तो उसे पता चलता है कि वो गलत शादी हॉल में आ गया है. तो उनका फिर टाकरा होता है माही जहांगीर से. वहां से एक स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट होता है कि बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ मिस एडवेंचर से ये दो कैरेक्टर्स गुजरते हैं. बहुत मजेदार कैरेक्टर्स उनको रास्ते में मिलते हैं. यू नो हाउ. बट बेसिकली जो फिल्म है वो एक बहुत सटल जर्नी है ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स फॉलिंग इन लव. एंड सो इन एसेंस इन हार्ट इट्स अ रोमांस. एनी और मतलब इन दोनों की ये किस तरह मिलते हैं. यू नो, इट्स हेट एट फर्स्ट साइट. मेरा जो किरदार है वो माही का है. ये एक बहुत ही बहादुर, निडर, बेखौफ, मजबूत लड़की है जो अपनी लिखी हुई हकीकत से लड़ रही है. वो समझती है कि वो ही अपनी जिंदगी और किस्मत की मालिक है. तो जैसे कि बहुत दफा सब कॉन्टिनेंट में, हमारी कंट्री में होता है, लड़कियों की शादी कर दी जाती है, रिश्ते आ जाते हैं, एंड विद और विदाउट देयर चॉइस यू नो उनके साथ ही हो जाता है. तो माही अपनी ही शादी पे है और वो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रही है. तो जब ये स्वीट सा बालू आता है तो उसको एक सीढ़ी नजर आ जाती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए. और शुरू में ही इज जस्ट यू नो मीन्स टू एन एंड. लेकिन फिर यू नो इनकी जर्नी शुरू हो जाती है. ये बहुत से एडवेंचर्स में चले जा, मतलब दे हैव एन एडवेंचर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर. बहुत सी सिचुएशंस में फंस जाते हैं, बहुत मजे के सिचुएशंस होते हैं, और उससे एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है. और वो फिर किस तरह लव में बदलती है, एंड अ वेरी डीप सॉर्ट ऑफ लव जो हमने दिखाई है ऑर्गेनिकली थ्रू द फिल्म, जो आप सब देखेंगे. सो यू नो इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लव. माही जो है शी यू नो रिप्रेजेंट करती है आज की पाकिस्तानी लड़की, द स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी गर्ल ऑफ टुडे. अगर उसको रिसोर्सेज दिए जाएं, एजुकेशन, ऑल द टूल्स टू सक्सीड, तो वो कुछ भी कर सकती है. अगर वो शादी करना चाहती है वो कर सकती है. अगर वो शादी करना नहीं चाहती तो जरूरी नहीं है, वो और भी कुछ कर सकती है. तो बेसिकली जो आपने सवाल पूछा था ना कि वो ड्रामा और फिल्म में क्या फर्क है, तो यही फर्क है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामों में जो आप कॉमन एक डिनोमिनेटर निकालते हैं वो यही निकालते हैं कि
औरत हमेशा sacrificial lamb होती है, the woman who is supposed to, the woman is always supposed to forgive and forget. और मतलब उसके साथ वो कहते हैं ना, धक्कारी भी बेबस औरत का अलमिया। मतलब आप जो मेजॉरिटी में देखते हैं, तो इधर उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इधर वी हैव सेलिब्रेटेड द वुमन। कोई बेचारियां नहीं। एग्जैक्टली। सो इन अ नटशेल। बट इजंट द फैक्ट दैट आपकी शादी ऑलरेडी हो रही होती है एंड यू वर ओके विद दैट, इजंट दैट द बेचारी एलिमेंट इन माय ओपिनियन? आई मीन आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर शादी हो भी जाती तो शी वुड हैव रेज्ड हेल। जब आप फिल्म देखेंगे, आप देखेंगे माही के मतलब काफी प्लानिंग थी उसकी इस सिचुएशन, उसको जो करना है वो वही करेगी। तो फिर मूवी देखनी पड़ेगी। हाँ, मूवी देखनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। मुझे बस सिर्फ एक वो था कि जब मैंने ट्रेलर देखा तो वो फील वही आई जो बॉय मीट्स गर्ल और फिर वो सीनिक लोकेशंस और वो सारी चीजें। तो ऐसा अगर ट्रेलर को देखा जाए बहुत अच्छा कट हुआ है, हर चीज है, लेकिन आपको वो बहुत सारी रीसेंट पाकिस्तानी फिल्मों की भी याद दिलाता है, इंडियन फिल्म्स की भी याद दिलाता है। तो क्या वो इंटेंशनली मिसलीडिंग है जिस तरह अमूमन ट्रेलर्स होते हैं कुछ, या वो टिपिकल स्टोरी की तरफ हम आ रहे हैं इसके अंदर? क्या आई मीन देखिए, देयर इज नो डिनाइंग के बालू माही बहुत कमर्शियल फिल्म है, और एज सच जो एक ट्रोप्स होते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी के जॉनर में, वो तो आपको ट्रोप्स नजर आएंगे। हाउएवर द वे उनका एग्जीक्यूशन किया गया है, द वे इन कैरेक्टर्स को हैंडल किया गया है, वो बहुत यूनिक है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ट्रेलर में आई थिंक फिल्म का 30% भी नहीं हमने शोकेस किया। सो वो आजकल होता है ना कि आपको ट्रेलर में पूरी फिल्म ही पता चल जाती है कि अच्छा पॉइंट ए टू पॉइंट जी क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, और फिर जो सीन्स होते हैं वो आप एक्सपैंड करते हैं सिनेमा एक्सपीरियंस में। बट इसमें ये हमने डिलिबरेटली फिल्म का आई थिंक टुवर्ड्स द फर्स्ट हाफ का एंड एंड द एंटायर सेकंड हाफ हैज बीन केप्ट अंडर क्लोज रैप्स। और जिस तरह हमने पाकिस्तान की खूबसूरती इसमें सेलिब्रेट किया, आई थिंक शायद किसी और फिल्म में इस तरह से दिखाया। और मैं इंटरव्यू दे रही थी और मैं हर दफा ये कहती हूँ कि वो पाकिस्तानी मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे एंड दे वर इन द यूएस, और वो कह रहे थे कि जी आपने ये शूट कहाँ की है, क्या आप लोग स्विट्जरलैंड गए थे या यूरोप गए थे? एंड एक्चुअली आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा नहीं भाई, 100% पाकिस्तानी फिल्म है, और ये सब नेचुरल ब्यूटी हमने दिखाई है, कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज किए, उस टाइप की चीज नहीं है। इट्स ऑल पाकिस्तान इन इट्स रॉ नेचुरल फॉर्म, इन ऑल इट्स ग्लोरी। बट लोगों को नहीं पता है, एक्चुअली उनको नहीं पता कि इतने खूबसूरत और इतने डाइवर्स लैंडस्केप्स हमारे हैं। सो आई रियली होप कि थ्रू बालू माही पीपल गेट टू सी, मतलब जो पाकिस्तान का जो खूबसूरत चेहरा है, जो लोग हैं, जो डाइवर्सिटी है लैंडस्केप्स में, जो गाने हैं, म्यूजिक, द म्यूजिक इज वेरी पाकिस्तानी। मतलब हमारी कवाली है इसमें, राहत साहब ने गाई है, साहिर अली वग्गा has produced all the songs, फिर तू क्या जाने और बालू माही। और अभी हम किसी यूनिवर्सिटी पे गए हुए थे और कहते ये बहुत पाकिस्तानी हमें लगी, वो अब तो फील आ रही है। सो या आई रियली होप कि ये आई डोंट नो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे, शायद टूरिज्म बढ़े हमारी। बढ़नी चाहिए। और अब हमको हम सबको पता है कि it's been shot in Pakistan and not in Switzerland. Yeah, but not everybody knows that. But now they do. Now they do. Yes. So what about like excitement? How are you guys nervous? क्या चल रहा है अंदर? Oh, I think it's बिल्कुल, because अभी प्रमोशंस का सिलसिला शुरू हुआ था हमारा, आई थिंक मिड दिसंबर। तो वो फोटो शूट्स और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज में और वैसे सिनेमा के टूर्स करना और विजिट करना। तो हाँ, शी इज वेरी राइट, हमें मौका ही नहीं मिला कि अभी हम एक्चुअली कंसिडर कर सकें कि अच्छा हाउ एक्साइटेड आर वी, हाउ नर्वस आर वी। बट आई थिंक इट्स प्रीटी मच अ 50-50। ऑब्वियसली इट्स अ बड़ी फिल्म है तो एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी हैं। ऑब्वियसली डायरेक्टर हाइसम हुसैन जो है वो रिनाउंड है, तो लोग बहुत सबसे ज्यादा एक्चुअली उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर कि उन्होंने, क्योंकि वो बिन रॉय भी कर रहे थे, फिर वो बिन रॉय का इट डिडंट वर्क आउट, तो मतलब हाँ एग्जैक्टली इनकी डेब्यू फिल्म है। तो आई थिंक के एक्सपेक्टेशंस तो हैं बहुत ज्यादा और ओपिनियंस भी बहुत ज्यादा हैं। तो आई होप के रेजोनेट करेगी ऑडियंसेस के साथ इंशाल्लाह। इट वाज सो अमेजिंग टू हैव यू गाइस। सो एनी फाइनल वर्ड्स ऑडियंस के लिए और हमारे लिए? Feb 10 को बालू माही रिलीज हो रही है पाकिस्तान में एंड वर्ल्ड वाइड। प्लीज स्प्रेड द वर्ड। हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जस्ट सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, सपोर्ट गुड पाकिस्तानी सिनेमा। दिस फिल्म is made for the 20-foot screen. I keep saying this. And larger. And larger than that. If you have a larger screen, ये मतलब do not illegally download torrents and watch the movie. Please आप सिनेमा में जाइएगा वहाँ देखने के लिए। The point is कि जब तक लोग effort नहीं करेंगे और जाएंगे नहीं, फिर बेशक जो भी असेसमेंट देनी है उन्होंने, जो भी क्रिटिक करना है, बट वो सिनेमा का जो एक कल्चर हमने स्टार्ट किया था, वो कल्चर ही खत्म होने को जा रहा है। सो उस कल्चर को प्लीज आप खत्म ना होने दीजिए।
इसलिए अगर आपको फिल्म अच्छी लगती है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती ऑब्वियसली ना Your देखिएगा, opinion. बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेलर और हमने गाने रिलीज कर दिए, सो इफ द कंटेंट अपील्स टू यू then definitely please I think that it is worth the visit at the cinema. I hope you like the surprise. हमारे साथ उस्मान और एनी थे and इनकी फिल्म आप जरूर देखिएगा और हमें भी जरूर देखिएगा. Next week we'll be back at Popcorn and it was amazing. So please watch us next week. Thank you.